नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस मेडिकल नेग्लिजेंसी से रिलेटेड एक कुछ वीडियोस आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट्स दिए थे। और इन माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट्स दी वो एनसीडीआरसी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में दी थी। तो कुछ इस श्रृंखला में हम जो सीरीज में हम मेडिकल नेग्लिजेंसी से रिलेटेड हैं जो जजमेंट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन जजमेंट्स पे थोड़ा सा गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी जैसे नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन की जजमेंट्स को मॉडिफाई किया या सेट असाइड किया या फिर अपहोल्ड किया। तो आइए हम इसकी श्रृंखला में कुछ जजमेंट्स हैं वो देखते हैं, गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेडिकल नेग्लिजेंसी का कोई केस होता है तो उसका एक लिमिट है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब 2019 का आ चुका है। तो उससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था, जिसमें जो भी क्लेमेंट है, जहाँ भी कोई उनको लगती है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है किसी हॉस्पिटल द्वारा या फिर किसी डॉक्टर द्वारा, तो वो अपनी कॉम्पनसेशन है वो क्लेम कर सकते थे। और इसके लिए उनको पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है उसमें जाना पड़ता था, कंज्यूमर मतलब फॉरम जिसे कहते हैं, वहाँ जाना पड़ता था। और अगर अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, जो 2 करोड़ तक की जो लिमिट है, वो अब एनसीडी स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में आप सीधा डायरेक्टली जा सकते हैं। और 2 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट है उसमें एनसीडीआरसी में डायरेक्टली कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। तो इसकी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो ये एक जजमेंट थी वो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। वो एक सिविल अपील नंबर 227 ऑफ 228 ऑफ 2019 की, ये जो कि स्पेशल लीव पिटिशन सिविल से ऑरिजिनेट हुई थी, ऑरिजिनेट हुई थी। वो स्पेशल लीव पिटिशन का नंबर था 30119 to 30120 ऑफ 2016। तो मीन स्पेशल लीव पिटिशन सिविल है वो 2016 में फाइल की गई थी, इसकी जजमेंट 2019 में आई थी। ये अपीलेंट वर्सेस जो एक रेस्पोंडेंट्स का एक केस था, जिसमें अपीलेंट और मीन्स एक हेल्थ एंड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक केस फाइल किया गया था। 2 सिविल अपील्स थी वो फाइल की थी और ये जजमेंट थी। और ये एनसीडीआरसी के में जो जजमेंट दी गई थी उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर क्लेमेंट ने अपील फाइल की थी। तो पहले ये स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में इन्होंने केस किया था, तो वहाँ 6 लाख की कॉम्पनसेशन थी। मेडिकल नेग्लिजेंसी एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 6 लाख की कॉम्पनसेशन थी वो अवार्ड की गई थी विद सम परसेंट इंटरेस्ट था, 9% इंटरेस्ट था। ये जजमेंट के कंटेंट्स देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। और फिर लेकिन जब अपोजिट पार्टी ने आगे अपील फाइल की तो एनसीडीआरसी ने मीन्स नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने उसके ऑर्डर को एनसीडीआरसी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। क्लेमेंट ने यहाँ पर अपनी अपील फाइल की थी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था जजमेंट और क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स थे जजमेंट के, वो समझने की जरूर कोशिश करेंगे। और देखिए, ये एक नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने एक अपना ऑर्डर दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश की जो स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन थी, जिसमें ये होल्ड किया गया था कि रिस्पोंडेंट जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंसी के लिए गिल्टी है, जिम्मेदार है। और उनका जो अपीलेंट की जो स्पाउस है जिनकी डेथ हो गई थी सो एंड सो डेट 2009 में, तो वहाँ पर उनको दोषी पाया, मीन्स नेग्लिजेंसी के लिए दोषी पाया रिस्पोंडेंट को। और 6 लाख की कॉम्पनसेशन थी वो अवार्ड की थी विद इंटरेस्ट, जो कि एनसीडीआरसी ने उसको रिवर्स कर दिया। मीन्स नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने उस ऑर्डर को, जजमेंट को रिवर्स कर दिया था। अब ये फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। फैक्ट्स क्या थे? ये फैक्ट्स ये बताते हैं कि जो अपीलेंट की जो स्पाउस है उनकी जिनकी उम्र 56 ईयर्स थी और 14 नवंबर 2009 को उनको डायग्नोसिस हुआ कि इनको डेंगू फीवर है। और उन्होंने मीन्स के डेंगू फीवर में ये
इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट बताई है कि आरबीसी इतना था, हीमोग्लोबिन इतना था, प्लेटलेट काउंट इतना था, और डेंगू NS1 एंटीजन पॉजिटिव पाया था। और उनको फिर मीन्स एक मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकेयर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था भोपाल में, 7 बजे 15 नवंबर 2009 को एडमिट करवा दिया गया। और फिर इसके बाद उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट कर दिए, मीन्स लेके जाना पड़ा। और वहाँ पर उनके डेंगू फीवर्स के साइंस थे, वो मीन्स रिपोर्ट किए गए थे, और उसमें उनको हेडेक था, बॉडी एक था, और जनरल सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस थी। और उनके पेशेंट के पास एक पहले भी एक प्रायर हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री थी, जिसमें कैथेटर एब्लेशन और पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मीन्स एक कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस थे, मीन्स हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस की इनको पहले से भी तकलीफ थी। और एडमिशन थी 7:30 पे सुबह के टाइम, जहाँ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस थी वो मीन्स की गई। और उनकी जो पोजीशन थी जो इन्वेस्टिगेशंस की, वो ये बताई है कि हीमोग्राम था 100, TLC काफ़ी कम हो गई थी, और प्लेटलेट जो काउंट है वो भी कम था, मीन्स 97,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर था। और ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स है वो बताई गई थी। और इसके बाद पेशेंट ने एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की भी कंप्लेंट बताई, मीन्स पेट में जो डिस्कम्फर्ट है वो उसकी बताई। तो फिर अल्ट्रासोनोग्राफी भी की गई। और फिर 6 बजे जब एडमिशन किया गया पेशेंट का, शाम के 6 बजे, तो पेशेंट की हालत ख़राब हो रही थी, ब्लड प्रेशर था वो नॉन रिकॉर्डेबल था, और एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स हाथ बाजू जो थी, मीन्स अब एक्सट्रीमिटीज़ लिखा गया है कि मीन्स जो लिम्स होते हैं, मीन्स बाजू में भी होते हैं, उनको भी एक्सट्रीमिटीज़ कहा जाता है, वो काफ़ी कोल्ड थी। और पल्स जो है वो नॉन पैल्पेबल पल्स सुनाई नहीं दे रही थी, और मीन्स पता नहीं चल रहा था। पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट किया गया इंट्रावीनस फ्लूइड्स पे 2,500 मिलीलीटर फ्लूइड का प्लान किया गया 24 घंटे के दौरान, और 7 AM से 6 PM में उनको 1200 मिलीलीटर जो फ्लूइड है वो दे दिया गया था। और फिर उसके बाद पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया और कार्डिक अरेस्ट हो गया था, ये मेडिकल टर्म्स हैं। और उसके बाद ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने 1.5 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड्स भी दिए, और फ्लूइड्स और कोलाइड्स थे वो भी एडमिनिस्टर किए गए ताकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। ब्लड प्रेशर पेशेंट का इम्प्रूव नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद इनको आइनोट्रॉप से कुछ दवाइयाँ दी गई, जैसे डोपामाइन और नॉनेटिलीन। 6:45 में पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हुआ। फिर कार्डिक लेवल को फिर मॉनिटर किया गया। 6:55 पे फिर इनको एग्जामिन किया गया एक डॉक्टर द्वारा। 7:15 पे ब्लड सैंपल लिया गया, और उसके जो रिजल्ट्स ये बताए जा रहे हैं, प्लेटलेट काफ़ी कम चला गया था 19,000 CMM पे। और 8 बजे पेशेंट को फिर से कार्डिक अरेस्ट हो गया, और उनको मृत्यु हो गई 8:50 पे। और मेडिकल नेग्लिजेंसी का जो केस है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष जो है वो डाला गया। एथिक्स कमेटी जो थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, उन्होंने इस कंक्लूजन पे आई कि ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो एक एस्टेब्लिश मेडिकल गाइडलाइंस द्वारा दिया गया था। ट्रीटमेंट जो था वो टाइमली, लेकिन ट्रीटमेंट जो बताया गया वो टाइमली नहीं था। और एथिक्स कमेटी ने प्राइम फेशियर पाया कि एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है। एक जो डायरेक्टर हुए हैं अस्पताल के, और एक डॉक्टर का नाम बताया गया। और एथिक्स कमेटी की जो ऑब्जर्वेशन थी ये थी कि कमेटी ने पाया कि जो एडमिनिस्टर किया गया था ट्रीटमेंट को वो एकदम ठीक था, लेकिन मेडिकल एज पर द मेडिकल गाइडलाइंस के साथ था, लेकिन टाइमली नहीं दिया गया, मीन्स देरी से दिया गया। और जो एथिक्स कमेटी की जो मेडिकल काउंसिल की जो रिपोर्ट थी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई, और अपीलेट ऑर्डर था मेडिकल काउंसिल का वो कम्युनिकेट किया गया 15 जुलाई 2015 को। अब यहाँ पर अपीलेट ने एक कंप्लेंट भी SCDRC के समक्ष जो है वो फाइल की, और कॉम्पनसेशन 48 लाख का क्लेम किया गया कि स्पाउस ने, मीन्स एक अल्टीमेटली डेथ हुई है जो कि एक मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है ट्रीटिंग डॉक्टर्स द्वारा हॉस्पिटल के। और 27 अप्रैल 2015 को SCDRC ने कंक्लूजन पे आए कि
एक केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंसी है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था और 6 लाख की कॉम्पनसेशन थी वो अवार्ड कर दी और विद 9% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। और फिर इसके बाद जो अपोजिट पार्टी ने अपील फाइल की थी और एनसीडीआरसी ने उसको रिवर्स कर दिया और क्लेम था वो डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पर दोनों ने अपने अपने मीन्स क्लेमेंट ने फिर अब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की और उन्होंने अपनी अपनी कंटेंशन ये रेज की कि 15 नंबर को उनको डेंगू था, स्टेबल कंडीशन में थी, ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं ट्रीटमेंट दिया और डेंगू का जो ट्रीटमेंट था वो उस हिसाब से वो नहीं दिया और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था वो एक जो एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस के अगेंस्ट में था और डेंगू गाइडलाइंस और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं दिया गया था। जो ब्लड सैंपल था वो 7:30 बजे सुबह के लिया गया था और फिर उसके बाद कोई एफर्ट नहीं किए गए कि हेमाटोक्रेटिक लेवल्स हैं वो डिटरमाइन किए जा सके पूरे दिन के, और जिसकी वजह से एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ 6 बजे के बाद और ब्लड में इन्वेस्टिगेशंस थी वो 7:15 बजे शाम की ली गई और इसके बाद बताया गया कि मीन्स सारे उन्होंने अपने अपने ग्राउंड्स बताए और फिर इसमें बताया गया कि जो फ्लूइड्स था वो एक रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी ब्लड लेवल्स की और इसकी वजह से ये भी एक डिक्लाइन हुआ था प्लेटलेट काउंट्स का HCT लेवल में और तो एक तरह का मीन्स काफ़ी एक एरर्स बताई गई हैं उनकी साइड से और फाइंडिंग्स थी जो NCDRC ने रिवर्स कर दी थी बिना किसी बेसिस के की थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया था और यहाँ पर NCDRC ने फॉल्ट जो है वो पेशेंट्स की फैमिली पे पाया गया कि उन्होंने एक एस्पिरिन थी वो एडमिनिस्टर कर दी थी एडमिशन से पहले प्रीसीडिंग हर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिशन से पहले जो है एस्पिरिन दे दी थी और उन्होंने जो क्लेमेंट ने कहा कि हमने जो एस्पिरिन दी थी वो ये फैक्ट था वो डिस्क्लोज भी किया था ट्रीटिंग डॉक्टर्स को और जो कि रिकॉर्ड्स में स्टैटिस्टिकली ऑब्जर्व भी किया गया था और तो इसलिए NCDRC का जो ऑर्डर है वो गलत है और अपोजिट पार्टी ने NCDRC के ऑर्डर को सपोर्ट किया और कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल की जो जजमेंट थी उस पर रिलाई किया और ये बताया कि जो केयर करने की जो ड्यूटी होती है वो डॉक्टर को होती है और एक रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल की भी जरूरत होती है। ये 2010 की जजमेंट थी कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और पेशेंट के पहले प्रायर कॉम्प्लिकेशंस थे और ट्रीटमेंट जो दिया गया था वो एक एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया था। अब यहाँ पर दोनों के सबमिशंस राइवल सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड को प्रिज्यू किया और काउंटर एफिडेविट था जो रिस्पोंडेंट्स ने फाइल किया था और उसको देखा और ये पाया कि ब्लड रिपोर्ट थी वो एक पैथोलॉजी लैब से ली गई थी और हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था और प्लेटलेट काउंट्स थी वो 1,79,000 से 97,000 पर डिक्लाइन हो गई थी और ये डेंगू का केस था और पेशेंट जो है डेंगू एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी। 7:30 बजे 15 जनवरी 2009 को उनका हीमोग्राम था 13.4 था। उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको इंट्रावीनस फ्लूइड्स थे वो दिए गए और कंडीशन थी पेशेंट की वो का सीरियस थी जिसकी वजह से उनको एडमिशन कराया गया। हॉस्पिटल जो है उन्होंने जस्टिफाइड किया था कि उन्होंने एक 1200 मिलीलीटर फ्लूइड दिया था 7 AM से 6 PM और जब उनको ब्रेडिकार्डिया मीन्स कार्डियक अरेस्ट था वो हुआ और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो रियल बोन ऑफ कंटेंशन थी इस केस की ये डिसीजन नहीं था जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स ने लिया था और जिसमें इंटरफेरेंस फ्लूइड दिए थे। द कोर्ट ने यहाँ पर प्रोसीड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और यहाँ पर बताया कि जो एक मेडिकल नेग्लिजेंसी थी वो 7:30 AM के शुरुआत मीन्स सुबह से ही चालू होती है। पेशेंट को जब एडमिट किया गया था और 6 PM पे जब उनको कार्डियक अरेस्ट डेवलप किया था तो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो दिया गया था वो काउंटर एफिडेविट में दिया गया वो कहीं
इंडिकेट नहीं करता कि इन्होंने किस प्रकार से एसेंशियल पैरामीटर्स को मॉनिटर किया है, और जो कि लेबोरेटरी एनालिसिस और सैंपल से डिटेक्ट किए गए थे। क्योंकि इनकी जो एडमिशन थी, थ्रू आउट द डे पेशेंट को इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए गए थे, और फ्लूइड्स थे वो एनहांस कर दिए गए थे। 6 बजे जो है 1.5 लीटर एनहांस कर दिए थे जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। अब जो रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष आया है वो इंडिकेट करता है कि 7:15 पे ही ब्लड लेवल को मॉनिटर किया गया था, और जो लैब रिकॉर्ड थी जिसमें हीमोग्राम थी 8.1 थी एंड द प्लेटलेट काउंट थी 19,000। तो इस दौरान पेशेंट ने एक्यूट साइंस ऑफ कार्डियक डिस्ट्रेस थे वो डेवलप कर लिए थे, और वो उनकी मृत्यु हो गई थी विद इन द कपल ऑफ आवर्स के अंदर। और जो रिक्वायरमेंट थी पेशेंट की सिचुएशन में जो स्टिपुलेटेड बताई गई है, जो गाइडलाइंस थी WHO द्वारा, जिसमें अपीलेंट को प्लेस किया गया था और रिलायंस किया गया था, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम इन 2008। WHO की गाइडलाइंस ये बताती है कि जो डेंगू का जो फीवर होता है वो एक सिस्टमेटिक और डायनेमिक डिजीज होती है, जिसमें 3 फेजेस होते हैं, फेब्राइल, क्रिटिकल एंड रिकवरी। और एक डिक्लाइन होती है प्लेटलेट काउंट की जब उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाता है, और एक गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया कि जो प्रेजेंस ऑफ दी साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो जो बताए गए हैं गाइडलाइंस में जो क्लॉज के अंदर, कि जिसमें मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। पहली चीज एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, मींस मरीज को ऑक्सीजन डिसैचुरेशन होती है, और सिवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में काफ़ी दर्द होती है, तो या फिर एक्सेसिव वॉमिटिंग आती है, या कन्वर्जन्स आते हैं, या फिर रैपिड एंड थ्रेट पल्स होती है। तो ये सिम्टम्स, कई चीज सिम्टम्स और भी बताए गए हैं। तो कोर्ट ने पाया कि ये जो सिम्टम था जिसमें सिवियर एब्डोमिनल पेन थी पेशेंट की, वो उसमें सिम्टम था जिसकी वजह से उनको एडमिट किया गया था। और पेशेंट का बारे में बताया कि इनकी एक प्रायर मेडिकल हिस्ट्री थी जिसमें एक कैथेटर एब्लेशन, और जिसमें जो पैरोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, जिसमें कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस के भी जो सिम्टम्स पाए गए थे। तो यहाँ पेशेंट को इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की आवश्यकता थी, जो कि ग्रुप बी के अंदर आता है अंडर WHO गाइडलाइंस में। और पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहे थे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का, और हॉस्पिटल अथॉरिटी को की आवश्यकता थी कि ऐसे मरीज को क्लोजली मॉनिटर किया जाए। तो इसलिए उनके टाइमली मैनर पर ना देने की वजह से रिस्पोंडेंट जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर का जो प्रोटोकॉल है वो नहीं मीट कर पाते हैं, जो कि मेडिकल सर्विसेज से एक्सपेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर बताया कि जो रियल चार्ज था मेडिकल नेग्लिजेंसी का, वो फेलियर थी हॉस्पिटल की, जिसकी वजह से मॉनिटर नहीं कर पाए जो ब्लड पैरामीटर्स को जो पेशेंट के थे, जो कि पूरे दिन के अंदर थे। और अगर ये ठीक से किया जाता तो कोई सी प्रकार का शंक नहीं रह जाता कि इस समय जो पेशेंट है वो अलाइव कंडीशन में होता, और डिक्लाइनेशन हुई थी पेशेंट की कंडीशन से, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ था। कोर्ट अब जजमेंट्स पे कोर्ट ने आया कि कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली कई जजमेंट्स पे भी कह रखा है, जैसे कुसुम शर्मा की जो थी जजमेंट, उसमें बताया था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है जो कि एक्सपेक्ट की जाती है मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा, कि वो रिजनेबल डिग्री ऑफ स्किल और नॉलेज द्वारा होनी चाहिए। रिजनेबल डिग्री ऑफ स्किल और नॉलेज होगी तभी वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर कर सकते हैं। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर उसी हद तक जिम्मेदार है जब उनका कंडक्ट जो है वो जो रीजनेबल कॉम्पिटेंट जो प्रैक्टिशनर के स्टैंडर्ड से नीचे होता है। एक बोलैम वर्सेस फ्राइडे हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी का ये जजमेंट है, जिसमें जो कि फॉरेन कोर्ट द्वारा जजमेंट दी गई थी, यूके की कोर्ट द्वारा दी थी, जिसमें डिफेंडेंट डॉक्टर को ये गिल्टी नहीं पाया गया था, क्योंकि वो मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स हैं वो नहीं दे पाए थे, और फिजिकल रिस्ट्रेंट भी कर पाए थे जब पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की दी गई थी।
अब कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट बोला केस को हम क्लोजली पढ़ देखते हैं तो एक स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस जो है वो टेस्ट की पाई जाती है। अब एक जजमेंट आई थी 1969 की, डॉक्टर लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी वर्सेस त्र्यंबक बापू गौड़बोले। तो वहाँ ये जजमेंट आई थी, उसमें बताया गया था कि जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई किया जाना चाहिए बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, वो एक रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर के द्वारा होना चाहिए। आपके कोर्ट ने बताया कि उस जजमेंट में बताया था कि जो ड्यूटीज हैं जिसमें डॉक्टर होती को पेशेंट के लिए ली जाती है वो क्लियर होनी चाहिए, और पर्सन जिसके पास मीन्स नॉलेज होती है, जो उसके जो पेशेंट जो इलाज कराने भी आता है तो वो एक मेडिकल एडवाइस दे सकता है और अंडरटेक्स ये भी कर सकता है कि उसके पास एक स्किल है और नॉलेज है पर्पस की। ऐसे पर्सन को जब पार्टीज द्वारा कंसल्ट किया जाता है तो फिर ऐसे में व्यक्ति को ड्यूटी ऑफ केयर आ जाती है इन डिसाइडिंग कि वेदर टू अंडरटेक द केस, क्या केस को ले, और ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग ट्रीटमेंट गिवन। तो ऐसे में बताया कि जो प्रैक्टिशनर जो हैं उनमें एक रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल की का टास्क करने की क्षमता होनी चाहिए एंड नॉलेज भी होनी चाहिए, और एक रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर जो है वो एक्सरसाइज कर सके, और हाईएस्ट लेवल की डिग्री ऑफ केयर की भी जो आवश्यकता नहीं है, ना ही लोवेस्ट लेवल ऑफ केयर की। तो ये जजमेंट थी उसमें 1969 की, इस पर अप्लाई किया। एक जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की थी, और यहाँ पर 3 बेंचेस ऑफ दिस कोर्ट ने यहाँ पर क्या जजमेंट दी थी, 2005 की है जजमेंट जैकब मैथ्यू की। और इसमें ये बताया था कि जब डिफेंडेंट जो है उसको चार्ज किया गया था नेग्लिजेंसी में, तो वो उन्होंने एक्ट किया गया था विद जनरल एंड अप्रूव प्रैक्टिस। तो अब ये अगर जनरल अप्रूव प्रैक्टिस द्वारा कोई भी कर्म करता है, कार्य करता है, तो वो अप्रूव्ड होता है, मीन्स ऐसे में वो क्लियर होता है कि वो चार्ज को क्लियर उसने करने की क्षमता है। और फिर एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वीपी शांता का केस था, जिसमें 3 बेंच ऑफ कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स है वो एंजॉय नहीं करते किसी प्रकार की इम्यूनिटी को, और उनको जो कॉन्ट्रैक्ट और टॉट के अंदर सू किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि वो अगर वो रीजनेबल स्किल को एक्सरसाइज नहीं कर पाए, रीजनेबल स्किल और एक्सरसाइज एंड केयर नहीं कर पाए। और 3 बेंच जजमेंट को भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंचेस ने भी अप्रूव मीन्स अफर्म्ड किया। दूसरे बेंचेस थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस शिवराम और निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस प्रशांत एस धनाका, ये जजमेंट आई थी। और डबल बेंच की जजमेंट थी कुसुम शर्मा वर्सेस था, और उसमें बताया गया था कि गाइडलाइंस थी मेडिकल नेग्लिजेंसी की। तब एक ऑनरेबल जस्टिस ने ये बताया था कि नेग्लिजेंसी जो भी होती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है टुवर्ड्स बाय द कमीशन टू डू समथिंग व्हिच अ रीजनेबल मैन जो है, और जितनी भी कंसिडरेशन करने के बाद और ऑर्डिनरी रेगुलेट करता हो कंडक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, लेकिन ऐसे में कंडक्ट होता है वो प्रूडेंट होना चाहिए और रीजनेबल मैन जो है उसको समझ आनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये बताया था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो लेवल तभी होंगे जब उनका कंडक्ट है वो बिलो होगा स्टैंडर्ड्स ऑफ द रीजनेबल पर्सन्स इन दैट फील्ड। बोलम टेस्ट की भी यहाँ पर उस जजमेंट में बताया था कि इसमें भी कई क्रिटिक्स आए हैं। उसमें बताया है कि बोलम टेस्ट था वो डिस्टिंक्शन नहीं कर सका जो भी कोई एक ऑर्डिनरी स्किल डॉक्टर होगा और एक रीजनेबल कॉम्पिटेंट डॉक्टर होगा। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नेग्लिजेंसी होती है तो ये एक हाइपोथेटिकल रीजनेबल डॉक्टर को एक बनाना पड़ेगा, जो रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो उसी से कोर्ट डिटरमाइन कर सकता है कि रीजनेबल डॉक्टर जो है
वही कार्य करता है अगर वो किसी प्रोफेशन में नहीं होता तो। और अब कुछ जजमेंट्स थी फॉरेन कोर्ट्स की, इसको भी यहाँ पर जो है वो समझने की कोशिश की गई है। इसमें अब कोर्ट ने कहा फॉरेन जजमेंट के बाद कहा कि इंडियन की कोर्ट का बताया कि एक जजमेंट आई थी बी कृष्ण राव वर्सेस निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डबल बेंच जजमेंट में, जो कि उसमें शॉर्ट कमिंग्स थी वो हाईलाइट की गई थी। ये 2010 की है ये भी जजमेंट। और उसमें बताया था कि जो बोलम टेस्ट है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए उन्हीं केसेस पे, और जब भी कोई एडवर्स रिजल्ट आता है जो कि कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में आता है, अगर वो इंटेंशनली हुआ है और ताकि दूसरे व्यक्ति को पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता हो जिससे, तो ऐसे में इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जो भी मेडिकल एक्सीडेंट्स होंगे सिर्फ इसी ग्राउंड पे। अब यहाँ कोर्ट ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल जो थिंकिंग है इंग्लैंड की, उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि टाइम आ चुका है इस कोर्ट में भी वो भी अपने कंसिडर करे पैरामीटर्स को जो बोलम टेस्ट में लिए गए थे, जो कि एक गाइड बनती है जो कि डिसाइड कर सके केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस और स्पेसिफाई कर सके अपने व्यू को इन द व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक गारंटी देता है राइट टू द मेडिकल ट्रीटमेंट और केयर का भी। और फिर यहाँ पे बताया कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो बताई गई है, जो एनुंसिएटेड होती है बोलम टेस्ट की, वो इवॉल्व होनी चाहिए इस कॉन्सिक्वेंस पे कि जब भी कोई इंटरप्रिटेशन होगी इंग्लैंड और इंग्लिश और इंडियन कोर्ट्स में, तो स्टैंडर्ड जो अडॉप्ट की जाएगी 3 जजेस बेंच होंगी इस कोर्ट की इन चेकअप मैथ्यू केस में, जिसमें रिक्वायरमेंट भी होगी कि जो कोर्स एक्सेप्ट किया गया मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा वो एक कंसिस्टेंट है और जनरल है विद जनरल एंड अप्रूव प्रैक्टिस के साथ है। और प्रेजेंट केस में भी यही हुआ कि जो रिकॉर्ड ये बताता था कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एस्टेब्लिश किया था कि 7:30 बजे से लेके और 7:30 बजे सुबह के और शाम के 7:30 बजे क्लिनिकल पैरामीटर्स थे पेशेंट के, वो इवेलुएट नहीं किए गए, और जो मॉनिटरिंग जो ब्लड पैरामीटर्स थे वो भी नहीं किया गया, तो जो कि एक कॉन्ट्रावेंशन था, मीन्स अगेंस्ट था WHO की गाइडलाइंस का, और जो गाइडलाइंस जो प्रिस्क्राइब किए गए थे डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा। तो इन गाइडलाइंस का कोर्ट ने कहा कि इसमें पालन नहीं किया गया था। और ये फाइंडिंग ये भी थी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कि जो ट्रीटमेंट जो दिया गया था पेशेंट को वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस के द्वारा दिया गया था, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिला था। तो ये एक वार्निंग बनती है कि रिस्पोंडेंट्स को कि वो केयरफुल रहें, और इन्होंने एक वार्निंग दे दी थी पेशेंट रिस्पोंडेंट्स को कि वो केयरफुल रहें आगे से भविष्य में। तो इसलिए ये मतलब ये फेल हो गए कि प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो थी वो अकॉर्डेंस विद द मेडिकल गाइडलाइंस थी, लेकिन रिस्पोंडेंट जो है वो फेल टू सेटिस्फाइड दी स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल केयर। जो स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल केयर की आवश्यकता थी, जो बोलम्स टेस्ट था, वो इसमें नहीं मतलब सेटिस्फाई कर पाए, जो कि इंडियन कोर्ट्स भी अडॉप्ट करती है। तो यहाँ पर ये कहना सही होगा कि जो पेशेंट है और उनकी फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने कि रेजिस्ट किया था ब्लड टेस्ट को, जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा रिस्पोंडेंट ने अर्ज किया था, इसे कहा था ये कंजंक्चर है। तो मींस ऐसा किसी प्रकार का उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट का जो वर्जन था कि उन्होंने ब्लड टेस्ट को रेजिस्ट किया था, तो ये कंजंक्चर कोर्ट ने कहा ये कंजंक्चर है। अगर टेस्ट नहीं किया गया था तो ऐसे में भी कोई एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए NCDRC ने एक जो वेल कंसिडर्ड जजमेंट थी SCDRC की, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के बेसिस पे थी, उसको वेल कंसिडर किया था, लेकिन जो जुरिस्डिक्शन थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जो फर्स्ट अपील में थी वो को एक्सटेंसिव होनी चाहिए, जो कि ओरिजिनल अथॉरिटी के द्वारा की गई हो। और लेकिन NCDRC ने जो फाइंडिंग्स को डिस्प्लेस कर दिया था और इस कंक्लूजन पे आ गए कि SCDRC के ऑर्डर को मतलब हटा मीन्स डिस्प्लेस कर दिया था बिना किसी कॉजनेंट रीजंस के, किसी ठोस रीजनिंग के बिना पे उसको जो रीजनिंग जो दी गई थी SCDRC उसको डिस्प्लेस कर दिया था। तो यहाँ पर बताया कि जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने कंसिडरेबल डिग्री दी थी रिलायंस जो फैक्ट्स थे
पेशेंट ने कि पेशेंट जो थे वो एस्पिरिन ली थी पेशेंट ने, तो ये अटेंशन भी दी गई थी ट्रीटिंग डॉक्टर्स को जब उन्होंने पेशेंट की एडमिशन की थी। तो लेकिन एनसीडीआरसी ने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि एक बार पेशेंट ने को एडमिट कर लिया गया है हॉस्पिटल में, तो फिर पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो इन आवर व्यू कि ये एक काफ़ी इनसफिशिएंट बेस था कि फाइंडिंग्स को डिस्प्लेस करना और फैक्ट्स को डिस्प्लेस करना, और जो कंक्लूजन्स रिकॉर्ड किए गए थे एनसीडीआरसी ने, स्टेट कमीशन ने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे उसके बिना कॉजनेट रीजंस के एनसीडीआरसी ने डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कोई रीजनिंग बेसिस नहीं बनती कि इसमें डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल जो है वो एक प्रकार के इन्होंने नेग्लिजेंसी की थी। जो डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल है वो एक ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं थे, ना ही वो एक रेफरेंस डॉक्टर थे, लेकिन जो फाइंडिंग्स थी मेडिकल नेग्लिजेंसी की हॉस्पिटल की वो एक कंफर्म्ड होती है। और जो सेकंड रिस्पोंडेंट है लेकिन इसमें पर्सनली लायबल नहीं है इसमें। और अब क्वेश्चन आता है डैमेजेस का। अब कोर्ट ने कहा कि जब हॉस्पिटल को पाया गया कि हॉस्पिटल और डायरेक्टर जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंसी के लिए जिम्मेदार है, इसलिए एससीडीआरसी ने कॉम्पनसेशन थी वो 6 लाख की दी थी विद इंटरेस्ट ऑफ 9%। अब यहाँ पर क्वांटिफाई की जाती है कॉम्पनसेशन को। यहाँ पर एससीडीआरसी ने एरर थी, इस एरर में ये होल्ड कर दिया कि सन और डॉटर जो है, सन एंड डॉटर जो अपीलेंट के हैं वो हाईली एजुकेटेड और वर्किंग है, और इसलिए उनको कॉम्प्लेनेंट्स नहीं ज्वाइन किया गया, और कॉम्प्लेनेंट जो हैं वो सिर्फ 6 लाख की कॉम्पनसेशन तक लेने के ही हकदार है। अब कोर्ट ने कहा कि जो कंप्लेनेंट का जो स्पाउस है उनकी मतलब स्पाउस चले गए, मीन उनकी जान चली गई स्पाउस की, और जो कि 56 साल की एज में थी, और वो बेशक वो एम्प्लॉयड नहीं थी, लेकिन काफ़ी कोर्ट ने ऐसे कैंटीन ऑफ डिसीजंस दे दिए हैं कोर्ट ने कि अगर कोई भी स्पाउस कंट्रीब्यूट नहीं करती है लेकिन सैलरी बेशक नहीं कमाती, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन करती है नॉन वर्किंग स्पाउस का, वो वेलफेयर ऑफ द फैमिली है, वो भी इकोनॉमिक इक्विवेलेंट के बराबर माना जाना चाहिए। कोई भी लेडी जैसे काम नहीं करती, डोमेस्टिक काम करती है, तो कोर्ट ने कहा कि ये वो भी इकोनॉमिकल इक्विवेलेंट के मुताबिक काम मानना चाहिए। एक लता वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट आई थी, वो 2001 में ये जजमेंट आई थी, लता वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। उसमें 3 बेंच थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कंप्यूट किया था कि जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो डिपेंडेंट्स को देने चाहिए, जो डिसीज्ड पर्सन के, और जो बर्न विक्टिम्स उस केस में हुए थे, जो फायर मींस आग में झुलस गए थे फैक्ट्री प्रेमिसेस में, तब कोर्ट ने इस बात पे कंसीडर किया था कि जो मल्टीफेरियस सर्विसेज जो होम मेकर वाइफ जो लेडी है वो करती है, वो उसको एस्टिमेट पे कोर्ट ने उस समय 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बताया गया था। तो वो कोर्ट ने कहा था काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसली लो है, उसको 36,000 रुपये पर एनम के हिसाब से कर देना चाहिए जो भी लेडी जो भी 34 से 59 ईयर्स के एज ग्रुप के अंदर आते हैं। तो मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी का भी केस था, उसके भी जजमेंट के कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब भी कॉम्पनसेशन को कंप्यूट किया जाता है तो फिर डेथ ऑफ होम मेकर स्पाउस है जो कि एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन तब भी कोर्ट जो है माइंड में रखे कि जो कंट्रीब्यूशन जो किया जाता है होम मेकर स्पाउस का वो भी सिग्निफिकेंट है, उसे भी मेजर किया जाना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स पे। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन थी जो कि गाइड किए गए थे प्रिंसिपल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दिए गए थे, जो जजमेंट्स आई थी लता वधवा और नेशनल इंश्योरेंस वर्सेस प्रणय सेठी का केस था, जिसमें सुटेबल मॉडिफिकेशन केस किया गया था कोर्ट ने, जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंसी की थी। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ने कहा कि तभी मेट हो सकता है अगर कॉम्पोजिशन को एनहांस कर दिया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि वो उनको कॉम्पोजिशन मिलनी चाहिए 15 लाख रुपए बाय द वे ऑफ कॉम्पोजिशन फ्रॉम द फर्स्ट रिस्पोंडेंट, जो है वो 15 लाख रुपए की कॉम्पोजिशन है वो देंगे, और जो इंटरेस्ट होगा वो एट द रेट ऑफ 9% पर एनम के हिसाब से जब कंप्लेंट इंस्टीट्यूट की गई थी बिफोर द एससीडीआरसी अंटिल पेमेंट और रियलाइजेशन। तो पेमेंट जो होगी वो 2 मंथ्स के अंदर कर देनी चाहिए। तो ऐसे में जो अपील्स थी उसको अलाउ कर दी, इसमें कोई ऑर्डर्स नहीं थे कॉस्ट के। तो 9 जनवरी 2019 का ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।